नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। जरा सोचिए किस कदर शर्मसार हुआ होगा पाकिस्तान जब नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के सामने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को तार तार कर दिया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान अशरफ गनी ने दो टूक कहा कि पाक सेना आतंकियों की मदद करती है। पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या इतने भर से पाकिस्तान सुधर जाएगा? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से हमारे 26 जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में क्या आतंक प्रेमी पाकिस्तान का परमानेंट इलाज नहीं किया जाना चाहिए? क्या पाक पर सैंक्शंस लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि एशिया का कलंक है पाकिस्तान। और पहली बारी हार्ट ऑफ एशिया की जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी आया कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है और इन पर मिलकर कार्रवाई होनी चाहिए। आज आर पार में यही होगा बहस का मुद्दा। दुनिया भर से पाकिस्तान को कूटनीति के तमाचे पड़ रहे हैं। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम देशों के सामने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने जमकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई। कहा आतंकियों की मदद करती है पाक आर्मी। One of the key figures in the Taliban movement recently said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. इसी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने भी बिना नाम लिए पाकिस्तान को दो टूक फटकार लगाई। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. ऐसा पहली बार हुआ है हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के घोषणा पत्र में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इनका खात्मा जरूरी है। एक पैराग्राफ में उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे ऐसे गुट हैं इस क्षेत्र में, जिसमें उन्होंने हक्कानी का भी जिक्र किया है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर वो अपना खून खराबा करते हैं। और भारत के संदर्भ में लश्कर तैयबा जैसे गुट को भी उन्होंने एक प्रकार से स्पेसिफिकली उसका नाम भी लिया है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज को बुलाने की क्या जरूरत थी। देखिए, अभी तक ये बात नहीं समझ आई कि सरताज अजीज को आमंत्रित क्यों किया था भारत की सरकार ने। क्या अमृतसरी कुलचे खिलाने के लिए कि बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया था? इसी सरकार ने 2 महीने पहले सार्क का शीर्ष सम्मेलन नहीं होने दिया। लेकिन सवाल है कि क्या तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हो रही फजीहत के बाद पाकिस्तान का रवैया बदल जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब विश्लेषण, पाकिस्तान को लताड़ का विश्लेषण देखिए और सुनिए। हार्ट ऑफ एशिया के घोषणा पत्र में शर्मसार हुआ पाकिस्तान। घोषणा पत्र में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम साफ तौर पर पहली बार लिखा गया। सरताज अजीज के सामने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान की जमकर फजीहत की। ये तक कहा कि आतंक को बंद करिए। पीएम मोदी बोलने आए तो सरताज अजीज वहां से खिसक गए, वहां से भाग गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कुछ बोलने वाले थे वो सुन नहीं पा सकते थे। और अब मैं रुक करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में राजीव त्यागी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शबनम नोन है जो कि वरिष्ठ वकील हैं, गौरव आर्या है जो कि मेजर रिटायर्ड है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, शेष नारायण सिंह है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और रूलिंग पार्टी इंडिया के संबित पात्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मैं इस डिबेट की शुरुआत संबित पात्रा आपसे करता हूं और मुद्दा बहुत सीधा और साफ। जो बात मनीष तिवारी ने पूछी, किस लिए बुलाया गया था सरताज अजीज को यहां पर, बिरयानी खाने के लिए या अमृतसरी कुलचे खाने के लिए? इस बयान से आप क्या मतलब निकालते हैं? और सवाल आपकी सरकार को गाली खाने के लिए। संबित पात्रा, ओवर टू यू। डांट खाने के लिए बुलाया गया था, डांट खा के चले गए हैं। मगर रेटोरिक्स अपार्ट, एक सीरियस नोट पे कुछ टेक्निकल विषय यहां रखना आवश्यक है ताकि लोग समझ सके। बिल्कुल जायज है कि इतने हमारे आर्मी के जवानों को मारने के पश्चात, इस प्रकार आतंक फैलाने के पश्चात हमने सरताज अजीज को बुलाया क्या?
नहीं, हमने नहीं बुलाया। आपको समझना होगा ये जो समूह है जिसको हम हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, HOA कहते हैं, यह 14 देशों का समूह है और इसमें 16 देशों का लगभग समर्थन सपोर्टिंग रोल रहता है। कुल मिलाकर ये एक 40 नेशंस का एक समूह है जिसमें नेटो इत्यादि का भी सपोर्टिंग रोल रहता है। तो स्वाभाविक रूप से एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि अमेरिका में UN का हेडक्वार्टर्स है। अमेरिका का अगर किसी देश से नहीं बनता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि न्यूयॉर्क में जो UN का हेडक्वार्टर्स है वो किसी भी देश को वहां आने से रोक ले। ऐसा अमेरिका करती नहीं है, ना करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान को मुंह की दिखानी थी हमने, वो सक्सेसफुली हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। मगर चूंकि ये 40 देशों का समूह है और याद रखिए अफगानिस्तान इसका चेयर है, इंडिया इसका को चेयर है, अर्थात ये सारे निर्णय फाइनली अफगानिस्तान लेगा, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान के लिए ही बना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के एक बॉर्डर को शेयर करता है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान को भी एक्सपोज करना था। लेकिन तो स्वाभाविक रूप से जब इतना मैंने बड़ा आपको ओपनिंग रिमार्क्स कहने का मौका दिया, आप अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं संक्षेप में आप जवाब दें। क्या आपको लगता है पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? सार्क में आपने आइसोलेट करा, हार्ट ऑफ एशिया में आपने आइसोलेट करने की कोशिश करी, लेकिन पाकिस्तान का इस पर फर्क पड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक तक करा हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क की सेना ने। क्या आपको लगता है उसके बावजूद हमारे लगभग 26 जवान शहीद हो चुके हैं, पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? क्योंकि जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करना चाहता है वो कर रहा है। आपने चुनाव से पहले एक वादा किया था, उस वादे पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1 जवान जाएगा, हम 10 लेकर आएंगे। 26 जवान जा चुके हैं, तो क्या 260 पाकिस्तानी सैनिक हमने मार गिराए हैं? यह सवाल है कि हमने आइसोलेट करा, लेकिन फायदा क्या पहुंच रहा है हमें? बड़ा सवाल यह है, हम जो चाहते थे वो हो रहा है क्या? संबित पात्रा। पहली बात तो अमीश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने सक्सेसफुली पाकिस्तान को आइसोलेट किया। दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान फिर भी सुधरा? सर्जिकल स्ट्राइक, आइसोलेशन, इसके बाद सुधरा? बिल्कुल नहीं सुधरा। बांग्लादेश का वॉर हुआ था 1971 में, उस समय बांग्लादेश अलग भी हो गया था। हमने देखा था 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं, जवान जो है, उन्होंने सरेंडर भी किया था। फिर भी क्या पाकिस्तान सुधर गया? नहीं। जो आतंकवाद को पनाह देता है वो इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है, उसको तो पूरी तरह ठीक करना पड़ेगा, पूरी तरह सुधारना पड़ेगा। यहाँ एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। देखिए, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती है वो ऑल और नन फिनोमिना नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आज न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे और खत्म कर दे। ऐसा नहीं होता है कि आज खत्म नहीं कर सके तो हम कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। ग्रेजुअल स्टेप वाइज पैटर्न से पूरे दुनिया को लेते हुए पाकिस्तान को चेहरा, उसको आईना दिखाते हुए हम उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। आपने 260 पाकिस्तानी सैनिकों की बात की। देखिए, यहां गौरव आर्य जी भी बैठे हैं, शेष नारायण जी भी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। रिटेलिएशन एज नेवर बिफोर, पहले रिटेलिएशन जैसा नहीं हुआ था, वो रिटेलिएशन खुद पहले जैसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकारा है, इस बार अखबारों में छपा है, पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकारा है कि हमारे 7 जवान मार दिए गए, 14 पोस्ट उड़ा दिए गए। पहले तो स्वीकार भी नहीं करती थी, अब तो स्वीकारने भी लगी है। आज हमारे 7 जवान बोल रही है तो जानिए 70 जवान मारे गए हैं। इसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट आज के पैनल में नहीं है, तो खुल के बात होगी आज पाकिस्तान पर और भारत की पाकिस्तान पर जो रणनीति है, नीति है, उस पर खुल के बात होगी। मैं राजीव त्यागी का रुख करता हूं। राजीव त्यागी, बीजेपी का यह क्लेम है जो पहले नहीं हुआ था वो हम कर रहे हैं, और मनीष तिवारी पलट कर जो सवाल पूछ रहे हैं आपने सुना। क्या आपको लगता है इस सरकार की, मोदी सरकार की, पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति कामयाब हो रही है? बिल्कुल। क्या आपको लगता है अभी गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्यों? देखिए अमीश जी, मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा आपको, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से पाकिस्तान के मददगार हैं देश, उनके बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि मेरे मित्र वही बात कर रहे हैं भाषणबाजी की, और जिस तरह से वो दोगली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 71 के युद्ध की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उससे बाद में या उससे पहले कभी भी, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कभी कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया जो मोदी सरकार ने किया। 71 के युद्ध की भी हालांकि वो जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2012 में 12 जवान शहीद हुए, 2013 में 27 जवान शहीद हुए, 2014 में 37 जवान शहीद हुए, 2015 में 50 जवान शहीद हुए, और 2016 में 70 से ऊपर जवान शहीद हो चुके हैं। पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक 34 जवान शहीद हो चुके हैं। 26, मेरी इंफॉर्मेशन 34 की है, 26 का आप इसको देख लेंगे जी। और ये बात हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि हमने पाकिस्तान पर बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। अब आती है बात कि अलग थलग करने की बात जो बात कही थी।
अलग थलग के वाले मामले में कि पाकिस्तान पर आतंकवाद पर विपक्ष और सरकार एक है या अलग अलग है उस पर भी? नहीं देखिए, हम क्योंकि पाकिस्तान को अलग थलग तुम तब करेंगे जब विपक्ष और सरकार एक होगा पाकिस्तान पर और आतंकवाद पर। आपको लगता है वो? हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें जी, 40 सेकंड। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान पे, आतंकवाद पे और शहीदों पे कुछ सियासत नहीं होनी चाहिए जी, पहली बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी मेरे मित्र ने बड़ी अपनी पीठ थपथपाई कि हमने अलग थलग कर दिया है। अमेरिका उसको अब भी हथियार दे रहा है, चाइना उसका अभी भी मददगार है, रशिया उसके देश में सेना अभ्यास कर चुका है। कौन से ऐसे दोष हैं जो और क्या नाम उसका बड़े देशों की बात पर रशिया की क्लैरिफिकेशन आपने शायद सुनी होगी, पढ़ी होगी, जो आई तो हुआ ना, पहली बार तो हुआ। ओके, मैं उसको रोका जा सकता था, उसको रोका जा सकता था, लेकिन पहली बार हुआ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या पाकिस्तान पर आतंकवाद पर पक्ष और विपक्ष एक है, सरकार और विपक्ष एक है, बीजेपी और कांग्रेस एक है? बहुत स्पष्ट जवाब दिया। 20 सेकंड में जवाब। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आतंकवाद पे, पाकिस्तान पे, शहीदों पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, आप राजनीति नहीं करना चाहते। 2014 से पहले जो लेकिन खून की दलाली का कमेंट आपके वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं। 2014 से पहले के बयान थे मोदी जी के, जी, उस पे वो कायम रहे। ओके, मैं संबित पात्रा से रिएक्शन लेता हूं। संबित पात्रा, 30 सेकंड रिबटल, 30 सेकंड रिबटल टू राजीव त्यागी। आप अलग थलग करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और जो मैंने आंकड़े दिए हैं जवानों की, चाइना अभ्यास कर रहा है, रशिया अभ्यास कर रहा है, हालांकि रशिया की एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है। योर टेक, 30 सेकंड संबित पात्रा, देन गौरव आर्य एंड शबनम लोन। देखिए टेक्निकली मैं बात करना चाहूंगा। आप भी जानते हैं कि पहली बार जो डिक्लेरेशन हुआ है हार्ट ऑफ एशिया में, उसमें एलईटी लश्कर तैयबा और हक्कानी तो अफगानिस्तान को जो करता है, और जैश ए मोहम्मद, एलईटी और जैश ए मोहम्मद इंडिया पे अटैक करता है। आज तक उनका नाम तक नहीं आ पाया था। एक तरह से उनका नाम आना मतलब पाकिस्तान को घेरे में खड़ा करना। दूसरी बात आप देखिए, आज तक अफगान प्रेसिडेंट ने कभी भी डायरेक्टली पाकिस्तान को कभी लताड़ा नहीं था। और आप ये मत समझिए कि ये इसमें डिप्लोमेसी नहीं होती है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात नहीं करते हैं। ये सारा कुछ जिस प्रकार सुनियोजित रूप से किया गया है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, हम देख रहे हैं। तीसरी बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए, ये वैसे विषय नहीं है, मगर पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है, इनके मन में शंका है। आज टाइम मैगजीन का भी हमने देखा है कि किस प्रकार रीडर पोल में जो सख्ती के साथ मोदी जी काम करते हैं, वो विषय आज पूरे विश्व में आ रहा है। और हमारे घर में ही बैठे लोग मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे चलेगा आप बताइए? वहां डंका, यहां शंका, ये नहीं चलने वाला। देखिए, ओके, जवाब राजीव त्यागी। बागों में बहार है, शहीदों की संख्या की भरमार है, ह्यूमन लॉस है। एक सैनिक जब मरता है वो देश का लॉस है। मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए, उन आंकड़ों पे बात करें मेरे मित्र। तू इधर उधर की बात ना कर। ये कारवा क्यों लुटा, हमें ये बागों में बहार और शहीदों का भरमार, आपने शहीदों पे ये मजाक करने की कोशिश मत करिए। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी 320 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है। डीजीपी ये सब मान चुके हैं। बागों में बहार और मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। आप सुन लीजिए पहले, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 320 बार सीमा का अतिक्रमण करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहां आपसे डर रहा है? आप आवाज लेते रहिए पूरे विश्व में, लेकिन पूरा देश खराब हो जाए, पूरे सीमाएं खराब हो जाए, सेना का मनोबल खराब हो जाए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे मेरे मित्र। और संख्या बल 2014 में 15 में क्यों बढ़ा है, उसके बारे में बताएं ना, उसके बारे में मेरे मित्र बताएं। पर शहादत में तो बागों में बाहर नहीं होगी। क्यों? शहादत में इनकी बागों में बाहर है ना, इनके बागों में बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के बागों में अमीश दंगन जी, अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी का तो मजा आ रहा है। नहीं, देखिए, शहादत में किसी को मजा नहीं आता। इसलिए आ रहा है अमीश जी, बीजेपी को, कांग्रेस को, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इतनी मैच्योर है। शब्दों का प्रयोग मैं ऑब्जेक्ट करता हूं कि जिस तरह से सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आपत्तिजनक है, ये इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। भारतीय पीड़ित है। लेकिन संबित पात्रा जी ये बताएं कि 2014 से पहले लव लेटर ना लिखने की बात की गई थी। वो बात है, लेकिन बागों में बाहर है, आप इस बागों में बाहर है थे, ये बागों में बाहर है। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां कि कांग्रेस शहादत के मजे ले सकती है, कि भारतीय जनता पार्टी शहादत के मजे ले सकती है। मोदी जी अपने उस वादे पर, अरे मजे तो शहादत के पाकिस्तान लेता है, जब हमारा एक सैनिक शहीद होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? अमीश देवगन जी, अब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान है क्या? बताइए, क्या टेरर एंड टॉक साथ साथ हो सकती है? क्या टेरर एंड टॉक साथ साथ हो सकती है? क्या हमारे जवानों की शहादत भी होती रहे? और जम्मू बॉर्डर से हमारे जवान सर, आपने जो बात बोली वो जायज थी,
लेकिन बिल्कुल, आपने आ गई है। ओके, झूठ बोल बोल करके भारतीय जनता पार्टी की बाहर आ गई है और शहीद राजीव शहीद त्यागी, हो रहे हैं हमारे सैनिक। you made your point. Gaurav Arya wants to come in. Gaurav Arya, you wanted to say something. आप कुछ कहना चाह रहे थे जब राजीव त्यागी बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए साहब, दो चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान का जो आइसोलेशन है, दिस इज़ नॉट अ वन ऑफ प्रोसेस। इसमें समय लगता है और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो शुरू हुआ है। आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ठीक रहेगा और हम लोग एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम आतंकवादी संगठन हैं, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, और भी हैं कई सारे, तो सिर्फ हम इनको ही ना लेके चलें कि मतलब ये असली चीज़ है। हमें नाम लेना पड़ेगा पाकिस्तानी सेना का, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो माई बाप है। पाकिस्तानी सेना पैसे देती है और कई जगह जो हमारे शहीदों का जैसे गर्दन काट के लेगा, ये बॉर्डर एक्शन टीम्स में पाकिस्तान के सोल्जर्स रहते हैं, उनके साथ उनके आतंकवादी रहते हैं, तो इनका डायरेक्ट राब्ता है। ये कोई अलग नहीं है कि हम लोग समझ रहे हैं कोई अलग है। जो हाफिज सईद है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ से अलग नहीं है। ये दो जिस्म एक जान है। इनका एक ऑपरेशन पहले हमारी रणनीति देश में तो एक हो, फिर हम पाकिस्तान को काउंटर कर लेंगे जी। हमारे यहाँ तो शहादत को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मजे आ रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है क्या? साहब ये तो बड़ा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इसमें क्या बोलूँ, ये तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के मामले में अगर राजनीतिक पार्टी एक सुर में नहीं बोलेंगे। देखिए, कश्मीर के मामले में या हिंदुस्तान के मामले में, पाकिस्तान में कम से कम राजनीतिक पार्टियों में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। एक सुर में बोलते हैं सब लोग। जब तक हम एक सुर में नहीं बोलेंगे, हम उनको कैसे काउंटर करेंगे? मैं सीधा रुख करता हूं। नहीं सर होल्ड ऑन, मैं आपको बताऊंगा। सर, शबनम लोन, क्या आपको लगता है बुरहान वानी के एक्सपोजे के बाद जो चीजें सामने आई हैं, ये बात साफ है कि पाकिस्तान कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। बुरहान वानी के थ्रू वो डिस्टेबलाइज करना चाहता था हाफिज सईद और बुरहान वानी की बातचीत में। क्या आपको लगता है कि अब अलगाववादियों को समझ लेना चाहिए कि भारत कश्मीर में अमन चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर में अशांति चाहता है, लोगों की मौतें चाहता है? किसके तरफ है वो? अमीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक तथ्य पे आई विल एग्री विद यू। आपने देखा कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है ये 1947 से जारी है, और जब टेररिज्म एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है तो आप देख लीजिए इसके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशंस होते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में आपके स्टूडियो में आपस में इनमें तकरार हो रही है, तो ये चीज जो है ये एक आपको शेड एंड शैडो दिख रहा है आने वाले सिस्टम का भी। अब आपने फिर से बुरहान की मैडम, शैडो तो आपने भी रख रखा है। बुरहान वानी के मामले में शैडो तो आपने भी रख रखा है। जिसको पाकिस्तान मदद कर रहा था, हाफिज सईद मदद कर रहा था, उसके समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे थे। मुझे बोलने देंगे? बोलिए। मैं, बिकॉज हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब मैंने भी सुना आपकी इंग्लिश चैनल पे, CNN की चैनल पे, मैंने ये वो सारा टेप भी सुना और मैंने ये भी देखा कि कितना जबरदस्त बताया गया जी। बस इसी बात पे लेके वो तूफान मच गया जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाफिज सईद का ये जो टेप है बुरहान के साथ, हाफिज सईद वो शख्स है जो भारत के इंक्वायरी के बाद ये मालूम हुआ कि यही शख्स मुंबई के कांड में इन्वॉल्व था, जहां 270 कीमती जानें जाया हुई। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहले आपको ये सवाल है कि क्या हम लोग एज अ नेशन उसको, वुड वी ब्रिंग हिम टू जस्टिस टिल नाउ? बुरहान के साथ जो टेप है, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो हाफिज सईद उसके साथ बात कर रहा है, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल कोर्ट में अगर लिया जाए, बाकी जगहों में दिखाया जाए, वो उसको ये एक बात ये कही जा सकती है, देखो ये कैसे उकसा रहा है उस लड़के को, मगर फैक्ट इज वो पहले ही बॉम्बे के कांड में शामिल है और आज तक हम एज अ ग्रेट डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर पाए। एक सुनिए दूसरी बात है कि मैंने संबित पात्रा साहब का भी सुना, बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमने जी जबरदस्त सबक सिखाया है पाकिस्तान को। संबित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बात वो कीजिए जिसमें कोई बेस लगती हो। मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात ही मत करिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात मत करिए। बुरहान वानी बेचारा बच्चा था। What you talking, Shabnam Loan? You're sitting in India and you're talking in the language of Pakistan.
अरे फिर से बोल, अब आप मुझे ये भी बोल दीजिए ना कि मैं टेररिस्ट हूँ, ये भी बोल दीजिए कि मैं आतंकवादी हूँ। ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुनिए आप अमित जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस सारे तथ्य को सही समझा जाए तो मेरी एक बात का जवाब दीजिए। 20 सेकंड मैडम। जिस नेशन को आप कहते हैं कि ये आतंकवादी देश है और इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो देश आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन देश हो सकता है? क्या आपने उसका जवाब संबित पात्रा, संबित पात्रा जवाब, ये मोस्ट संबित पात्रा जवाब, संबित पात्रा जवाब नहीं लिया। शांत हो जाएंगे तो जवाब दूंगा। संबित पात्रा जवाब। संबित में शांति, अब मैं जवाब देता हूं। अब आप जरा शांति से जवाब जो आप दीजिए। बहुत बड़ी बात आप, हाँ अब हो गया, अब मैं जवाब देता हूं। थैंक यू। नंबर 1 जो हमने शबनम जी की बातों में मिस कर गया वो है कि बुरहान वानी एक लड़का था, वो तो बस ऐसी गुफ्तगू कर रहा था। वो गुफ्तगू सामने आ गया तब उन्होंने थोड़ा सा बुरहान वानी को आड़े हाथ तो लिया। याद है आज तक उन्होंने बुरहान वानी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था, बल्कि बुरहान वानी को बच्चा ही बताते आ रही थी। आज तो टेप आपके चैनल ने दिखा दिया तो थोड़ा बहुत आड़े हाथ लेना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं ना एज अ नेशन वी शुड हैव टेकन ऑन हाफिज सईद, कैसे लेंगे आप? बुरहान वानी को बच्चा बोलेंगी? वहां फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, वो कहते हैं तुम्हारा बाप का है ये पीओके जो तुम ले लोगे। वहां उनका बेटा उमर अब्दुल्ला बैठा है, वो क्या बोल रहे हैं? भारत रिस्पॉन्सिबल है। आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? तो कैसे हो जाएगा एज ए नेशन? कैसे हो जाएगा जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग नेशन के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को बच्चा बता रहे थे, आप लोगों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तेरे बाप का है क्या कश्मीर? तो कैसे हो जाएगा? हम तो डिवाइडेड है यहाँ पे, हम एक ही नहीं होंगे तो कैसे हो जाएगा ये आप मुझे बता दीजिए। सुनिए, नहीं दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपकी खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर हमें ये मालूम होता कि वहां बुरहान था तो हम उसको कभी नहीं मारते। दूसरा, आपके मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं, उन्होंने 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं, मैं उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा मैं नहीं, ये गलत मत कहे संबित, मैं गलत बात कभी नहीं करती। इस नहीं मैं बता देता हूं ना, सुन लीजिए कि कश्मीर पुलिस, उन्होंने कहा कश्मीर पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके बुरहान को मारा गया। चलिए हो गया, आप ये क्या बोल रहे हो? उत्तर देता हूं। नहीं तीसरी बात, मैं इसका उत्तर दे देता हूं, सुन लीजिए। आप लोग नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बहुत बिजी रहते हैं, आप जरा थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा करें। कश्मीर में ये जो एम्युनिशन और मनी का मसला पाकिस्तान से है, ये 1953 चीज की हिस्ट्री पढ़ूं? मैं तो हिस्ट्री पढ़ता रह जाता हूं। आप बोलते हैं कि तेरे बाप का है क्या कश्मीर? मैं खाली हिस्ट्री पढ़ता रहूं और आप वहां बर्बादी फैलाते रहे। मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। ये क्यों बोल रहे हैं? ये किसी और ने कहा? आप ही के जैसे किसी ने कहा है, आपने नहीं कहा। आपके जैसा आप तो बुरहान वानी को बच्चा बताने में लगी हुई थी। अब मैं उत्तर दे दूं। संबित 10 सेकंड में। बुरहान वानी 15 साल की क्यों? बुरहान वानी आप सबका नहीं है। मुझे 15 सेकंड चाहिए। बुरहान वानी आप सबका नहीं है। आप लोगों ने उसे अपना माना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब उत्तर सुन लीजिए। 10 सेकंड संबित पात्रा, 10 सेकंड सुन लीजिए। आपने महबूबा मुफ्ती जी के लिए कहा, आपके जो एलाय, अरे पीडीपी कांग्रेस बीजेपी हो जाएगा। पहले पाकिस्तान पर एक पॉलिसी तो रखे, एक उसी का उत्तर दे रहा हूँ मैडम। संबित मैडम उसी का उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। हिंदुस्तान का ये गलत मत दे दीजिए, कोई बहादुर बनने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे पावर में रहने के लिए आपने अपनी बात कह ली। अमित जी मैडम ही बोलते रहेंगी या मैं भी बोलूं कुछ? ओके गो अहेड संबित। अब मैं उत्तर दे दूं। संबित तुम किसी को मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं, मैं एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शबनम लोन जी को याद दिलाना चाहता हूं। शबनम लोन जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जिसमें महबूबा मुफ्ती और राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे। एक पत्रकार ने पूछ लिया था, बच्चों को मार दिया, पुलिस ने बच्चों को मार दिया। आंख उठा के उसने कहा था मुख्यमंत्री ने, वो बच्चा कोई दूध खरीदने नहीं गया था, वहां पे ब्रेड खरीदने नहीं गया था। अरे आप लोग, बुरहान वानी का टेप क्या सामने आ गया है? आपको बहुत दिक्कत हो रही है शबनम जी, सुन लीजिए। अरे बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप लोग जो सिंपथाइजर्स है बुरहान वानी के ना, जब सामने आ गई है सच्चाई तो बहुत परेशानी हो रही है। महबूबा उन्होंने कहा था वो बच्चा दूध खरीदने नहीं गया था, वो बच्चा दूध खरीदने नहीं गया था, याद करिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ में नहीं होती ना तो इस प्रकार का बड़ा काम नहीं होता कश्मीर में हो गया। हमारे यहाँ पर राजनीति होगी,
हमारे यहां पर बुरहान वानी को लेकर राजनीति होगी, एक तबका कुछ बोलेगा, दूसरा तबका कुछ बोलेगा, और उसके बीच में शहादत पे भी राजनीति होगी। क्या आपको लगता है हम पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो नीति अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं, क्या उसमें हम कारगर साबित हो पाएंगे? जब तक हाफिज सईद को ये लोग शांत नहीं कर देते, तब तक एज ए नेशन हम पाकिस्तान को या वहाँ के टेररिज्म को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बात बहुत समझने की है, आज जो पाकिस्तान में हुक्मरान हैं वो सब हाफिज सईद के चेला हैं। वो 1978 में उसको जियाउल हक ने रिलीजियस अफेयर्स का एडवाइजर तैनात किया था। जी। और पूरी फौज के जो इस पर मेजर थे, ये लड़के जो आज जनरल बने हैं, ये उसके यहाँ सब्जी पहुंचाते थे। देख रहे हैं आर पार, संबित पात्रा, शबनम लोन, गौरव आर्य, शेष नारायण सिंह और राजीव त्यागी। राजीव त्यागी, इस दौर में मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार को अगर पाकिस्तान को अलग थलग करना है, जो कि ग्लोबली कुछ हद तक करा भी गया है, लेकिन अभी भी कवायद काफी है, अगर हम MFN वापस लेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, यानी हम देश में अपने देश से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे? व्हाट इज योर टेक? एक कहावत है, दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है। अभी इस मामले में पाकिस्तान को अलग थलग करने के मामले में सरकार अभी बहुत दूर है। उस आपकी और सरकार की वॉइस एक है? हाँ, हमारी सरकार, देखो हम तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा, कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए या पाकिस्तान को उसके बिल में बांधा जाए? कौन भारतीय नहीं चाहेगा? ये महान देश है और इस महान देश के पास महान सेना है, चौथे नंबर की सेना है हमारे पास। 1962 हमारे पास हवाई जहाज हैं सेना के पास, और 170 हमारे पास पानी के जहाज हैं, और 13,25,000 हमारे पास सेना के जवान हैं जो रोज हमारी सुरक्षा करने का काम करते हैं। इनसे काम कौन लेगा? ओके, सुनिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति काम लेगी ना। आपकी राजनीतिक इच्छा आपको शक्ति, लगता है आपकी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है? 2-3 बात कहना चाहूंगा जी, 30 सेकंड। आपकी 2014 से पहले जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हम चाहते हैं उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को आप इस्तेमाल करें। पहली बात, 2014 से पहले की जो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि आप लव लेटर लिखने को बंद करते थे, आप कहते थे कि क्या नाम उसका, दाऊद को हम लेके आ जाएंगे, क्या बताना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या चाहते हैं आप, लड़ाई हो जाए? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शेषनारायण सिंह कुछ कह रहे हैं, उनको 30 सेकंड लड़ाई का भी जवाब दूंगा, दूसरी बात, इस पे बात काउंटर पॉइंट है उनका, दूसरी बात जो है डिबेट हो रही है, काउंटर पॉइंट सेंटेंस काउंटर पॉइंट रोक रहे हैं। लास्ट सेंटेंस, आपने टाइम कम दिया, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। पीडीपी से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जिसपे काफी बहस भी हुई, बिल्कुल आर्टिकल 370 पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भारतीय जनता पार्टी एफिडेविट दे चुकी है जी। कि हम उस पे कोई जोर नहीं देंगे। अब आप पाकिस्तान से कश्मीर में चले गए। पीडीपी आतंकवादियों को शहीद नहीं मानती है, और भारतीय जनता पार्टी, निर्मल सिंह जी ने कहा कि बुरहान वानी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, अब आप पुरानी बातों में चले जाते हैं। अब आपने अपनी बात कही, शेषनारायण कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं शेषनारायण जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 2014 से पहले पाकिस्तान के पर जो इच्छा शक्ति थी भारतीय सरकार की, यानी मनमोहन सिंह की सरकार की, और जो मोदी सरकार की इच्छा शक्ति है, उसमें कुछ फर्क दिखाई देता है? वो तो कंटिन्यूम है भाई, इसकी क्या बात है? नहीं, वो लव लेटर के बाद मोदी की बात कर रहे हैं, तो मोदी अगर लव लेटर के खिलाफ थे उस दौर में, तो अपोजिशन पार्टी थे, वो तो आपके हर कमी पे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मनमोहन सिंह साहब 10 साल तक शेष नारायण सिंह जी पाकिस्तान नहीं गए जलेबी खाकरा खाने। प्रधानमंत्री मोदी बिना बुलाए कैसे चले गए? सुन तो लीजिए, कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड को बताएं भैया, हमसे क्या मतलब? हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात है, उस पर आप क्या मोदी से आपने इस पे कोई बात की? क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है और जो पाकिस्तान के प्रति भारत की पॉलिसी है, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के रूप में वहां पे अपनाया जा चुका है। क्या इस पर आप लोगों ने एज ए मेन पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, क्या आप लोगों ने कोई आम राय बनाने की कोशिश की? कौन शुरुआत करेगा? नहीं, मैं जवाब ले लेता हूं। आपने नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राजीव जी, ओके, संबित पात्रा, जवाब क्या है जो सवाल खड़े करे राजीव त्यागी ने? 40 सेकंड आपके पास है। देखिए, बिना किसी तूतू में और रेटोरिक्स के मैं सिर्फ 2-3 तथ्य रखूंगा। यहाँ गौरव आर्य जी बैठे हैं, वो जानते हैं इंडियन आर्मी को, वो मुझे दुरुस्त कर दे अगर मैं गलत हूं तो। 2015 में एक CAG रिपोर्ट आई थी कि जो बहुत वर्षों तक इंडियन आर्मी की जो एम्यूनिशंस होती है, जो असला होता है, वो केवल उतना ही था कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो हम 3 दिन से अधिक लड़ नहीं पाएंगे। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, 1 महीना से अधिक। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अमीश जी,
उसको किसने ठीक किया? उसको मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने ठीक किया। विमान नहीं थे हमारे पास लड़ने के लिए। राफेल विमान किसके समय पे आया? मोदी जी के समय पे आया। पहले आप कहते थे राजनीतिक इच्छा शक्ति दुरुस्त करिए, पहले रिटेलिएशन के लिए खुले हाथ नहीं दिए गए थे। किस सरकार ने खुले हाथ हमारे जाबाज आर्मी को दिया कि हां अगर वहां से गोली आए तो यहां से गोला जाएगा? किसने दिया? मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने दिया। और जहां तक मनमोहन सिंह जी का खाखरा खाने का सवाल है, देखिए मनमोहन सिंह जी जा जाके केवल 10 जनपद तक जा सकते थे, वो कहीं और नहीं जा सकते। 2,23,000 करोड़ का था, आपने 23,000 मनमोहन सिंह जी ज्यादा से ज्यादा जो है 10 जनपद तक ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। आर्मी के लिए बजट नहीं था, आर्मी के लिए बजट तो हमेशा रहा, आपने कम खर्च किए, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा मनमोहन सिंह के लिए कह रहे हैं कि वो 10 जनपद जा सकते थे, उससे आगे नहीं जा सकते। उसका आंकड़ा दिया है, कितने रफेल विमान ले आए आप जरा ये बता दीजिए। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा संबित पात्रा जी, निर्णय ही नहीं कर पाते थे। भाषण से चीजें सर नहीं होंगी। एंटनी जी का जो प्रिंसिपल था काम करने का, वो था कि नो वर्क नो हेडेक। आपने बात रख ली। संबित रिप्लाई 20 सेकंड संबित। राजीव जी बजट खर्च क्यों नहीं किया? देखिए यहां सारे राजीव जी अब देखिए, पहली बात है एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हर कोई जानता है एके एंटनी साहब का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो क्या था? नो वर्क नो हेडेक। मैं कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर कोई तमगा भी नहीं लगेगा, कोई हेडेक भी नहीं होगा। इसका एंटनी साहब 2014 तक थे। प्लीज गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है राजीव भाई, प्लीज इस तरह चिल्लाना बंद कर दीजिए। जनता पार्टी की जो नीति है, आई एम नॉट राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी समझ रखा है क्या? मुझे 20 सेकंड दीजिए राजीव जी 20 सेकंड। मैं राहुल गांधी आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली राजीव जी। संबित पात्रा 10 सेकंड में रिप्लाई। राजीव त्यागी आपने अपनी बात कह ली। कैसे बोलोगे? आपने अपनी बात कह ली। अमीश जी, क्या सैनिकों को अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं? देश का लॉस है। बिल्कुल लॉस है सर। अब आपने अपनी बात कह ली। राजीव जी आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अपनी बात कह ली। संबित पात्रा 10 सेकंड में रिप्लाई। He don't have any reply. सर संबित पात्रा देखिए, मैं सिर्फ इतना, प्लीज डोंट टेल लाइज। ओके राजीव जी, नॉट फेयर। इतना कहना, देखिए राजीव जी, एक तो मैंने आपकी उस बात की बहुत उस बात की बहुत आपत्ति ली है। आपने कहा बागों में बाहर है क्योंकि देश में शहादत है। आप देश में बागों की बाहर और शहादत को जोड़ रहे थे, इसलिए एक तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपको क्षमा मांगनी चाहिए, आपने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। तो पहली बात तो है आपको उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, और दूसरी बात दूसरों को बोलने दीजिए। आप चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाइए मत। लेकिन पाकिस्तान को लेकर क्या किया? 2012 के मुकाबले क्या हो रहा है? के मुकाबले जो 14-15 राजीव जी उसके बारे में क्या कहना है? क्या हो रहा है अमीश जी? क्या है ये? जवानों की शहादत पे क्या कहना है? अरे आपके राजीव जी देखिए, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। राजीव जी ये आप डिबेट ही नहीं होने दे रहे। राजीव जी, राजीव जी प्लीज थोड़ा अपनी पॉइंट रखिए। पूछ रही है वो अपना पॉइंट रखिए, आप अपना पॉइंट रखिए। अच्छे दिन कैसे आएंगे? हल्की बात नहीं आप अच्छे दिन बीच में लाएंगे। क्यों नहीं? अच्छे दिन की डिबेट है। पाकिस्तान के बारे में बी ऑन टॉपिक राजीव त्यागी जी। राजीव जी मेरी गुजारिश है, आप टॉपिक पर रहिए। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे। मैं गौरव आर्या को डिबेट में लाना चाहता हूं। संबित होल्ड ऑन, आई विल कम बैक टू यू। आशीष जी होल्ड ऑन। कैन आई कम इन? ओके मैं प्लीज कंप्लीट संबित जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं रुक करता हूं। संबित मैं आपके पास वापस आता हूं। कंप्लीट कर लेता हूं। संबित मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं रुक करना नहीं, चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को तो यही बोल के भेजा जाता है कि बीजेपी को बोलने मत दो। ये राहुल गांधी बुला के इनको यही तो बोलते हैं कि बोलने मत देना, तथ्य बत्थे सब छोड़ो, वहां जाके चिल्लाना, तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। इसलिए मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ, अब मैं बोल लूं। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। संबित पात्रा सर प्लीज शांत हो जाइए। ओके आप डिबेट कर लीजिए, मैं उठ जाता हूं यहाँ से। आप लोग डिबेट कर लीजिए। अभी आप बैठ जाइए। कैसे फेयर डिबेट होगी? बैठ जाइए, अभी तो आप बैठ जाइए, बोलने दीजिए। बोलिए प्लीज संबित, लेकिन 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा आप। नो रिटर्न। देखिए शहादत कैसे रुकेगी ये पूछ लीजिए बस। मैं रख दूंगा 10 सेकंड में रख दूंगा अपनी बात जी। नंबर 1, देखिए मैं अभी 3 दिन पहले आदरणीय दिग्विजय जी की बाइट सुन रहा था, जिसमें दिग्विजय जी मोदी जी से पूछ रहे थे कि हमने पाकिस्तान से बातचीत आखिर क्यों बंद कर दी।
अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो बातचीत होनी चाहिए। यहाँ इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं, वहाँ दिग्विजय सिंह जी कुछ और कहते हैं, वहाँ मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं मोदी को हटाना होगा, मोदी को हटाना होगा। यहाँ राजीव त्यागी इस प्रकार बौखला के चिल्लाना शुरू करते हैं, तो किस किस से निपटे? पाकिस्तान से निपटे, यहाँ देश में कांग्रेस से निपटे, पाकिस्तान से निपट लेंगे और कांग्रेस से भी निपट लेंगे, मैं आश्वासित करता हूं। राजीव जी, आपने अपनी बात कह ली। अब मैं इस डिबेट के अंदर गौरव आर्य और शबनम लोन को लेकर आना चाहता हूं, और फिर श्रेष्ठी जी मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। मैं गौरव आर्य आपको लेकर आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है सरकार की पॉलिसी जो 2014 में थी और 2014 के बाद बदली है, और क्या आपको लगता है पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक भारत को कोई बड़ा फायदा मिला है? योर टेक, गौरव आर्य। देखिए साहब, मेरा जो टेक है वो टोटली नॉन पॉलिटिकल है, मुझे कांग्रेस बीजेपी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक फौजी के नजरिए से कि जब शुरू में मोदी साहब आए थे सरकार में, तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए थे कि चलिए कुछ हाथ बढ़ाया जाए, पर उसके बाद शायद कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे पठानकोट वगैरह, उरी वगैरह, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अब प्यार से नहीं मार से काम चलेगा, तो पाकिस्तान को मारा सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा अब ये चारों तरफ से घेरने का जो प्रोग्राम है, इस पे अगर हम बने रहेंगे इस प्रोग्राम पे और ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है आगे चल के काफी सक्सेस इसमें हो सकता है। जी ओके, शबनम, एनी मैसेज फॉर शबनम लोन, गौरव आर्य? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मैसेज नहीं है सर, सब ओके। शबनम लोन 20 सेकंड, शबनम लोन 20 सेकंड। देखिए अमीश, देखिए एक बात है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो बहुत सही हुआ, लेकिन मेरे 3 पॉइंट्स हैं, ये आप मैडम इसका 20 जवाब सेकंड दे आपके पास दीजिए। है। जब एक मुल्क पे जबरदस्त हमला होता है तो 3 उनके पास इश्यूज होते हैं, या तो वो आर्मी स्ट्राइक करे, या वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड करे, या वो डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड हो। अब आप मुझे बताइए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ नहीं हुआ? डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड ये होता है कि आप उसमें डाउनग्रेड करते हैं, या तो आप हाई कमिश्नर को कल्चरल अटैचमेंट वगैरह रखते हैं, आप वो भी नहीं कर पाए। आपने उनका एमएफएन स्टेटस लिया नहीं लिया। मैं इस वजह से ये कह रही हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर हम लोगों पे पड़ता है। जी। कश्मीर में खून की होली है। ग्लोबली तो हम अलग थलग कर रहे हैं शेष जी, लेकिन इंटरनली हम पाकिस्तान को अलग थलग कर पा रहे हैं? 20 सेकंड सर। देखिए साहब, पाकिस्तान के बारे में एक तो मेरा पहला एक सेंटेंस मैं कह दूं कि कांग्रेस और बीजेपी और सारी पार्टियोों को एक नेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है, 1। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान को 1965 में हैंडल किया गया था, घुसपैठ करा रहे थे जनरल अयूब, और 1971 में ये अपना क्या पहलवान ये याहिया खां बड़ी शेखी बघार रहे थे। जो उनका ट्रीटमेंट किया गया था, अल्टीमेटली वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर उसके लिए देश तैयार होता है, शबनम लोन, राजीव त्यागी और संबित पात्रा की जो थिंकिंग पॉलिटिकल है, अगर वो पाकिस्तान को ठीक करने का मन बनाती है, तो अल्टीमेटली उनके दिमाग में दहशत पैदा पॉइंट। जो बात शेष नारायण सिंह ने बोली, बीट संबित पात्रा, बीट राजीव त्यागी, बीट शबनम लोन एंड बीट गौरव आर्य, बीट मी। सबको 5 उंगलियों को एक साथ रखना होगा पाकिस्तान के ऊपर, तभी पाकिस्तान को दबोचा जा सकता है। यही आर पार का मैसेज। आर पार आप देख रहे हैं और एंड में कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन में यही है कि पाकिस्तान को हमने ग्लोबली कुछ हद तक आइसोलेट करा है, लेकिन काफी हद तक आइसोलेट करना अभी बाकी है। और जब तक पाकिस्तान पर हम एकजुट होकर करारा वार नहीं करेंगे, तब तक उसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक घर एक ना हो, बाहर वाले पे हमला भी मजबूत नहीं होता। कि इसी थ्योरी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यही कंक्लूजन है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।